मैं अपने ताया के बेटे रुमान को पसंद करती थी, लेकिन अम्मा ने मेरी शादी जबरदस्ती मेरी खाला के बेटे से करवा दी। रुमान अब भी मुझसे मिलने आता था। हमने प्लान बनाया और मैंने जहर देकर शादी के पहले 2 हफ्तों में ही अपने शौहर को कत्ल कर दिया। इद्दत पूरी होते ही मैंने रुमान से शादी कर ली, लेकिन शादी के पहले ही दिन मुझे पता लगा कि मैं तो उम्मीद से हूँ। मैं घबरा गई और जल्दी से हमल जाया करने के लिए हकीम के पास भागी, लेकिन हकीम की शक्ल देखते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि वो तो मेरा नाम मारिया है, मेरा ताल्लुक लैया से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इस वजह से अब्बा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अब्बा जहाँ भी जाते मैं उनके साथ जाती। अम्मा कहती, अब मारिया बड़ी हो गई है, इसे स्कूल कब भेजना है? अगर आप इसी तरह इसे लेकर घूमते फिरते रहे तो इसकी आदतें खराब हो जाएंगी और इसकी स्कूल जाने की उम्र निकल जाएगी। अब वो हमारा जमाना नहीं रहा कि कोई पूछेगा नहीं कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी नहीं। आज के दौर में तो लोग लड़की बाद में देखते हैं और उसकी पढ़ाई का पहले पूछते हैं। और तो और लड़की कमाती भी है कि नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसकी तालीम पर तवज्जो दो, इसे स्कूल दाखिल करवा दें। अब्बा अम्मा की बातें सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर कहा कि हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। वाकई हमारा जमाना बहुत सीधा सादा सा था, लोग भी सादे से होते थे। अब तो किसी का कुछ पता नहीं चलता। पहले चेहरे देखकर पता चल जाता था कि ये आदमी किस खसलत का है। अब तो चेहरों पर इतने नकाब हैं कि उतारते उतारते बंदा थक जाएगा, लेकिन उसकी असलियत नहीं देख सकेगा। और जो इंसान सही ना हो हमारे हक में, और अगर नसीब अच्छा हो, फिर अल्लाह के फजल से हमारा दिल ही उस इंसान को देखकर पहले ही इशारा दे देता है और वो इंसान हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम उससे दूर रहते हैं। अम्मा अब्बा पता नहीं क्या बातें करते रहते थे, तब इनकी बातों की मुझे कोई समझ नहीं आती थी। कुछ दिन बाद अब्बा ने मुझे स्कूल दाखिल करवा दिया था और मेरा स्कूल जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। अम्मा से कहा कि मुझे नहीं जाना, मैं अब्बा के साथ शहर जाऊंगी। अब्बा किसी काम से शहर जाने का बता रहे थे अम्मा को। जब मैंने सुन लिया और जिद करने लगी, अब्बा ने कहा, मारिया मेरे बच्चे, अब तुम स्कूल जाया करो, खूब पढ़ो और डॉक्टर बनो। फिर मैं भी अपने रिश्तेदारों में सर उठाकर कहा करूंगा कि मेरी बेटी भी डॉक्टर है। हम सब गांव में रहते थे और ताया अब्बा भी इसी गांव में रहते, मगर काफी फासला था हमारे और उनके घरों के दरमियान। ताया ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाते और उसे शहर जाकर अच्छे दामों में फरोख्त करते। उनका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक ही गांव में रहने के बावजूद सब कई महीनों तक एक दूसरे से नहीं मिलते थे। अब्बा जब शहर जाते, वापसी पर ताया की खैरियत जरूर पूछते। ताया के 2 ही बेटे थे और ताई को इस बात पर बहुत फख्र और घुमंड था कि उनके 2 बेटे हैं। वो भी अक्सर बातें करती थी कि हमारे खानदान में सिर्फ वही हैं जिनके 2 बेटे हैं, वरना किसी की 1 बेटी तो किसी की 2 बेटियां हैं। अगर किसी का बेटा है भी तो वो बेचारा बहनों का बोझ उतारने में उम्र गुजार देगा। ताई ऐसी बातें करते वक्त ये नहीं सोचती थी कि वो भी तो किसी की बेटी है और कल को जब अपने बेटों की शादियां करेंगी जिनसे, वो भी किसी की बेटी होगी। न जाने ताई क्यों इतनी नफरत करती थी बेटियों से। फिर मैं स्कूल जाने लगी। शुरू के दिनों में मेरी कोई सहेली नहीं थी। मैं अपनी क्लास की किसी लड़की से बात नहीं करती और इसी वजह से मेरी किसी से दोस्ती नहीं हो सकी। मैं बहुत उदास थी। घर आकर अम्मा से कहा, स्कूल में मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मुझे बोरियत होने लगती है। अम्मा ने कहा, मैं कल तुम्हें आलू के पराठे बना कर दूंगी, तुम तफरी टाइम अपनी क्लास की लड़कियों को अपने साथ खाना खाने का कहना, देखना कैसे सब तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। जब स्कूल गई और तफरी का वक्त हो गया तो मैंने जैसे ही अपना टिफिन खोला, पराठों की खुशबू से लड़कियां मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने 2-3 लड़कियों को पराठे ऑफर किए तो वो खुश होकर दौड़ी चली आई और पराठों की तारीफ करने लगी। वाकई मेरी अम्मा बहुत मजेदार खाना बनाती थी। फिर जब घर आई तो अम्मा को बताया कि मेरी 3 दोस्त बन गई हैं एक साथ। अम्मा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। अगर दोस्त अच्छे हों फिर आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं। अगर बदकिस्मती से कोई दोस्त बुरा निकले तो उसके साय से भी हमें दूर रहना चाहिए। मैंने कहा, अम्मा पहले ही इतनी मुश्किल से मेरी दोस्त बनी है और ऊपर से आप मुझे परेशान कर रही हैं। बस अब तो चाहे अच्छी हो या बुरी, मुझे उससे क्या, मुझे खूब हल्ला गुल्ला करना है उनके साथ मिलकर। अब तो मैं सारे गांव में घूम सकती हूँ क्योंकि आप मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देती। अब मैं बड़ी हो रही हूँ, क्यों आप इतनी पाबंदियां लगाती हैं? अम्मा ने कहा, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं तुम्हें हर जगह जाने की इजाजत दूं। फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खबरदार, अगर मुझसे पूछे बिना कहीं जाने का सोचा भी तो। मैं रोती हुई कमरे में आकर लेट गई।
अब्बा घर पर नहीं थे, होते तो अम्मा को मुझे ऐसे कभी डांटने न देते। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। फिर जब आंख खुली तो अब्बा की आवाज आ रही थी। मैं भागकर बाहर गई। अब्बा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। अब्बा मेरे लिए शहर से नए कपड़े लेकर आए थे। मैं इन कपड़ों को अपने साथ सुबह स्कूल ले गई कि अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, मगर कपड़े दिखाने की खुशी में किताबें घर ही भूल आई और बैग में कपड़े डाल लिए। जब टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया, मैंने अपनी दोस्त को इशारा किया। उसने कहा तुम मेरी किताब देखकर पढ़ लो, मगर ऊपर से टीचर आ गई। उसने कहा कि आपकी किताब कहाँ है मारिया? मैंने कहा मिस, किताब घर रह गई थी। उन्होंने कहा रात के वक्त अपना स्कूल बैग रेडी करके रखा करें। अब तो मैंने आपको माफ किया, लेकिन आगे से ये गलती ना हो। मैंने शुक्र किया कि टीचर ने मेरा बैग नहीं देखा, नहीं तो सारी क्लास के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। वो टीचर चली गई। जब दूसरे पीरियड का वक्त हुआ तो मैंने फिर दोस्त की किताब आगे कर ली। उसने जब देखा टीचर आ रही हैं तो किताब मुझसे छीन ली। टीचर ने कहा अब क्या दूसरी किताब भी घर रह गई? मैंने कुछ न कहा और खामोश खड़ी रही और मेरी टांगे कांपने लगी। जब टीचर ने कहा अपना बैग चेक करवाओ, मैंने डरते हुए बैग दे दिया। टीचर अच्छी थी, उसने बैग देकर मुझे दे दिया और बैठने का कहा। मैं हैरान थी कि मुझे कुछ नहीं कहा। टीचर तो बहुत अच्छी हैं। अगले दिन घर आई तो अम्मा ने कहा क्या कारनामा किया स्कूल में? मैंने हैरान होकर अम्मा को देखा कि उनको कैसे पता चला सब। अम्मा ने कहा तुम्हारे स्कूल से कॉल आई थी, तुम्हारे अब्बा को बुलाया है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, बस गलती से कपड़े बैग में रख लिए थे। अब्बा के जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्कूल कह दूंगी कि अब्बा शहर गए हैं इसलिए नहीं आए। अम्मा ने कहा बहुत बुरी बात, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अब झूठ भी बोलने लगी हो। मैंने कहा फिर क्या हुआ, सब लड़कियां बोलती हैं, मैं झूठ बोल दूंगी, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। शाम में अब्बा भी घर आ गए और मुझसे कहा कि सुबह मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे भाई मैं भी तो देखूं मेरी बेटी कैसा पढ़ रही है। मैंने फौरन टोका अब्बा को कि मेरी पढ़ाई ठीक है, आप जहमत न करें स्कूल जाने की। वो टीचर तो मुझसे वैसे ही उलझती रहती है, कुछ ना भी करूं तब भी सारी क्लास के सामने मुझे खड़ी कर देती हैं और बातें सुनाने लगती हैं। अब्बा मेरी बातें सुनकर उठकर बैठ गए और कहा कि अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे जरूर जाना चाहिए तुम्हारे स्कूल। अरे भाई ये क्या बात हुई, अगर पढ़ाते हैं तो इतनी फीस भी लेते हैं हमसे। मैं तो जरूर पूछूंगा जाकर उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को परेशान करने की। अम्मा ने कहा मुझे नहीं लगता वो टीचर ऐसी है, उसने तो सिर्फ इतना कहा कि मारिया को स्कूल भेजने से पहले इसका बैग चेक कर लिया करें। अगले दिन मैं अब्बा के उठने से पहले ही तैयार होकर स्कूल चली गई। अम्मा ने कहा कि अपने अब्बा को साथ लेकर जाओ। मैंने कहा अम्मा आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? टीचर की तरह लगता है आपको भी मुझसे मसला है। अम्मा मेरी बात सुनकर चुप हो गई। स्कूल में आजकल एग्जाम्स चल रहे थे, फिर छुट्टियां हो गईं और मैंने शुक्र किया कि अब कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे। एक दिन मैंने अपने अब्बा के नंबर से अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा कि छुट्टियों में क्या करने का इरादा है। वो कहने लगी हमने सोचा है कि सारे गांव का चक्कर लगाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तुम बताओ आ रही हो हमारे साथ? मैंने कहा मैं तो आना चाहती हूँ मगर अम्मा नहीं मानेंगी। उसने कहा इस बात की तुम टेंशन न लो, आंटी से मैं खुद बात कर लूंगी। फिर वो तीनों इकट्ठी होकर मेरे घर आ गईं और अम्मा से कहा हम मारिया को साथ लेकर जाएंगे घूमने। अम्मा ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसे अकेले नहीं भेज सकती। मैंने कहा अम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, क्यों इतनी सख्ती करती हो? और ऊपर से अब्बा घर आ गए। मैंने अब्बा से कहा देखे ना अम्मा मुझे मेरी सहेलियों के साथ नहीं जाने दे रही, आप समझाएं अम्मा को। तो अब्बा ने कहा कुछ नहीं होता, जाने दो, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। और मैं ये सुनते ही अपनी सहेलियों के साथ घर से निकल आई। मैं जिंदगी में कभी इतनी खुश नहीं हुई थी जितना अपनी सहेलियों के साथ सारे गांव की सैर करके हुई थी। एक जगह पर कच्चे आमों के पेड़ थे और मुझे कच्चे आम बहुत पसंद थे। मैं तो उन्हें देखते ही आम तोड़ने लगी जब किसी की आवाज पर पीछे मुड़ी। वो कह रहा था कि चोरी करके खाना गुनाह है। मैंने कहा आपको क्या मसला, जैसे भी खाएं। उसने कहा मोहतरमा आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये बाग हमारा है और मेरे होते हुए यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मैंने कहा इतने आमों से अगर कुछ आम तोड़ लिए तो कौन सी क़यामत आ गई या तुम्हें घाटा पड़ गया? वो लड़का कहने लगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आम तोड़ने से, लेकिन क्या है ना हमने बहुत मेहनत करके इस बाग को संभाला है और जब कोई इसे खराब करे तो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन खैर आप परेशान ना हो। उसने इतना कहकर कितने सारे आम तोड़कर मुझे दे दिए और फिर कहने लगा कि आपको चाहिए इस तरह किसी मर्द के बगैर घर से न निकला करें, हालात बहुत खराब हैं और शाम हो चुकी है। अगर आप सब बुरा न माने तो मैं गांव तक छोड़ आता हूँ। और हम घूमने में इतनी मगन थी कि गांव से आगे निकल आई थी।
मैंने सर पकड़ लिया और अपनी सहेलियों से कहा कि फौरन चलो, तुम सबकी वजह से मुझे भी डांट पड़ेगी। अम्मा ने दोबारा मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देना और मैं अपनी सहेलियों के साथ घर आ गई। अम्मा ने कहा, इतनी देर कर दी तुमने, जानती भी हो हालात कैसे हैं। जब मेरे हाथ में आम देखे तो अम्मा ने कहा, किसने दिए? मैंने कहा, मेरी दोस्त ने दिए थे। अम्मा बहुत खफा हो रही थी और मैं हमेशा की तरह उनकी बातों को नजरअंदाज करके कमरे में चली गई। फिर एक दिन ताया अपने बेटे के साथ हमारे घर आए। कुछ परेशान थे और अब्बा से कह रहे थे कि तुम कुछ पैसे मुझे उधार दे दो। मैंने अम्मा से पूछा, आज इतने दिनों बाद कैसे आ गए? अम्मा ने कहा कि इनकी इस दफा की फसल अच्छी नहीं हुई, बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हारे अब्बा से पैसों की बात करने आए हैं। तुम जाओ, जाकर चाय दे आओ। मैं चाय लेकर गई तो सामने ताया के बेटे को देखकर नजरें झुकाए सलाम करके चाय रख के आ गई। मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो रहे थे जब एक दिन रास्ते में ताया का बेटा मोटरसाइकिल पर खड़ा ऐसे देख रहा था जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही कहा, आओ मैं छोड़ाता हूँ। मेरी सहेली ने कहा कि चली जाओ, तुम्हारा कजन है, क्यों शर्मा रही हो? मैं बैठ गई। मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई छोड़ दी क्या? ताया के बेटे रुमान ने कहा, हाँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत बोर कर देती है और मुझे इन सब से कोफत सी महसूस होती है। मैंने कहा, फिर क्या करते हो जो इतने अरसे बाद नजर आए? रुमान ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। अब रोज ही मैं रुमान के साथ स्कूल जाती। अगर किसी दिन रुमान ना आता तो मुझे पैदल स्कूल जाना पहाड़ सर करने के मुतरादिफ लगता। मैं रुमान को पसंद करने लगी और अब आए दिन बहाने बहाने से स्कूल से सीधी रुमान के साथ बाइक पर निकल जाती। मैं बहुत खुश थी, हवाओं में उड़ने लगी थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त एक अच्छा सा सूट भी बैग में डाल लिया और स्कूल चली गई। स्कूल जाकर यूनिफॉर्म चेंज किया और सूट पहन लिया। अपनी दोस्त की मदद से स्कूल से निकल आई। उसने कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी प्रेजेंट लगवा दूंगी। मैं रुमान के साथ गांव से बाहर आ गई। रुमान ने मुझे चूड़ियां दिलवाई। मुझे रुमान के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता था। जब मेरी रुमान के हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर पड़ी तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उससे कहा कि जल्दी मुझे घर छोड़कर आओ, बहुत देर हो गई है और अम्मा अब्बा परेशान हो रहे होंगे। रुमान ने कहा, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चचा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा, तुम नहीं जानते, बस मुझे छोड़ कर आओ। उसने कहा, एक तो तुम अपनी बात मनवा कर रहती हो, कभी मेरी भी मान लिया करो। बाइक पर बैठने से पहले रुमान ने कहा, अच्छा एक शर्त पर घर छोड़ कर आऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और मैंने कहा, ऐसे ही दे दो। फिर जब उसने एक डब्बा मेरे सामने किया, मैं खुशी से उछलने लगी क्योंकि वो मोबाइल था जो रुमान मेरे लिए लाया था। उसने कहा कि जब हम कभी मिल नहीं सकेंगे तब तुम मुझसे फोन पर राब्ता कर लिया करना। मैं बहुत खुश थी। घर आई तो अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने शुक्र अदा किया और मोबाइल अपने कमरे में छुपा दिया और कपड़े तब्दील किए, क्योंकि अगर अम्मा इन कपड़ों में देख लेती तो मेरी शामत आ जानी थी। अब्बा अम्मा को लेके डॉक्टर के पास गए थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मा ने मुझे कहा, तुम कब आई? मैंने कहा कि बहुत देर हो गई मुझे। तो अम्मा ने बहुत गौर से मुझे देखा था और फिर अब्बा ने कहा, मारिया अपनी माँ को दवा खिला दो और मुझे भी खाना दो, भूख लगी है। और मैं अब्बा को खाना देकर अम्मा को दवा देकर कुछ देर बैठी रही। अम्मा सो चुकी थी और मैं कमरे में आकर रुमान को कॉल की और घंटों उससे बात करती। एक दिन अम्मा ने खाला को घर बुला लिया और मेरा रिश्ता खाला के बेटे से तय कर दिया। मैंने बहुत कहा कि मुझे खाला के घर शादी नहीं करनी, मैं रुमान को पसंद करती हूँ। अम्मा ने कहा, मैंने और तुम्हारे अब्बा ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ भी ना कर पाई। मैं अपने ताया के बेटे रुमान को पसंद करती थी, लेकिन अम्मा ने मेरी शादी जबरदस्ती मेरी खाला के बेटे से करवा दी। रुमान अब भी मुझसे मिलने आता था। हमने प्लान बनाया और मैंने जहर दे के शादी के पहले 2 हफ्तों में ही अपने शौहर को कत्ल कर दिया। इद्दत पूरी होते ही मैंने रुमान से शादी कर ली, लेकिन शादी के पहले ही दिन मुझे पता लगा कि मैं तो उम्मीद से हूँ। मैं घबरा गई और जल्दी से हमल जाया करने के लिए हकीम के पास भागी, लेकिन हकीम की शक्ल देखते ही मुझ पर कियामत टूट पड़ी, क्योंकि वो तो मेरा पहला शौहर था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और उसके करीब आकर गौर से देखने लगी। उससे कहा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसे तुमने जहर दे के मार डाला था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और वापस घर भागी। घर आई तो रुमान घर नहीं था। कुछ दिनों से वो रात भर फोन पर लगा रहता था। मैं पूछती तो कहता दोस्त है, शायद दोस्त की तरफ क्या हो। मैंने कांपते हाथों से रुमान को कॉल की, मगर वो हर दफा बिजी कर देता या कॉल काट देता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है। वो तो मर चुका है।
मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। पानी के छींटे मुंह पर मारे और दोबारा से रुमान को कॉल करने लगी। इतने में रुमान घर आ गया। मैंने घबराते हुए उससे कहा, रुमान वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, अब हमारा क्या होगा? रुमान ने कहा, क्या हो गया है? ये नहीं कि शौहर घर आया है उससे खाना पूछूं, उल्टी सीधी बातें सुन लो बस। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, वो जिंदा है। रुमान गुस्से से चिल्लाया और बोला, कौन जिंदा है? कौन आ गया है? इससे आगे भी बको कुछ। मैंने कहा, वो फराज जिंदा है। वो हैरान सा मुझे देखने लगा और कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, वो कैसे बच सकता है? हम दोनों ने देखा था कि वो मर चुका था। फिर कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज आई और मैं रोने लगी। मैंने कहा, रुमान अब क्या होगा? रुमान ने मुझे धक्का दिया और कहा, मेरा इस सब में कोई ताल्लुक नहीं, जो किया तुम्हारे कहने पर किया, अब तुम भुगतो। और रुमान खिड़की से भाग गया और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। और तभी फराज वहाँ आ गया। उसने मेरी जमानत करवाई और मुझे अब्बा के घर ले आया। मुझे देखते ही अम्मा ने थप्पड़ मारा। मैंने अब्बा के पाँव पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। अम्मा ने कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जाओ, मर गई तुम मेरे लिए। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया। वो बदनामी जो तुमने हमें दी, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अम्मा, खाला और फराज सब मौजूद थे। मैंने खाला के आगे हाथ जोड़े और माफी मांगी। खाला ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। अरे अगर तुम मेरे बेटे को पसंद नहीं करती थी तो वैसे कह देती, इतना जुल्म तो ना करती। खाला रो रही थी और मैंने कहा, आपका बेटा तो आपके सामने है, फिर आप किसकी बात कर रही हैं? फिर फराज ने कहा, तुम्हें रुमान से फुर्सत मिलती तो तुम हमारे बारे में कुछ जानती। फराज ने कहा, जब मेरी तुमसे शादी हुई मैं उससे पहले तुम्हें पसंद करने लगा था। उस दिन जब तुम अपनी सहेलियों के साथ हमारे बाग से आम तोड़ रही थी, तब से और मैं भूल चुकी थी कि ये तो वही लड़का है जिस बाग से हमने आम तोड़े थे। फराज ने कहा कि तुम रुमान की झूठी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि तुमने मुझे कभी गौर से देखा तक नहीं, और मेरे निकाह में होते हुए भी तुमने रुमान से राब्ता रखा। मैं तुम्हारी और रुमान की सारी प्लानिंग सुन चुका था। इस दिन जब तुम उससे मिलने गई थी और जहर लेकर आई थी, मैं उस दिन घर से चला गया था। तुम्हें सोचने का एक मौका देना चाहता था, मगर उसी दिन मेरा भाई शहर से घर आ गया। हम जुड़वा भाई थे और मेरा वो मासूम भाई जिसे तुमने मार दिया, उसको तो कुछ पता भी नहीं था। मैं फराज की बातें सुन रही थी और रो रही थी। जब अम्मा ने कहा, जब तुमने रुमान से मिलना शुरू किया था, एक दिन तुम स्कूल से घर देर से आई और अक्सर ही ये होने लगा था। तुम्हारे स्कूल से कॉल आई कि मारिया स्कूल नहीं आ रही। उसी दिन से मैंने और तुम्हारे अब्बा ने फराज से तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया था, क्योंकि रुमान अच्छा लड़का नहीं था और एक वक्त में कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था। इसी तरह की वजह से तुम हर बार क्लास में फेल होने लगी थी। जब मैं फराज से मिली और उसे बताया कि इसकी शादी तुमसे करना चाहते हैं, तो फराज ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं मारिया को पसंद करता हूँ, आप परेशान ना हो। अम्मा ने कहा कि तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था जो फराज जैसा हीरा मिला था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा दिया होता या खुद मर गई होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अम्मा मुझे मारने लगी थी जब फराज ने अम्मा को रोका और कहा कि इसे इसके हाल पर छोड़ दें। फराज ने कहा कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था और तुमने मेरी मोहब्बत की कदर न जानी। वो भी जा चुका था, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे कह रहा हो कि तुम्हें कभी चैन नसीब ना हो। मेरा हमल भी जाया हो चुका था और मेरी माँ ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था और मैं अपने हवास खो बैठी थी। कई साल हस्पताल में रही और इस इंसान की बद्दुआ मेरा पीछा करती रही जिसने मुझे इतनी इज्जत और मान दिया था, लेकिन मैंने ना अपने माँ बाप की मोहब्बत का पास रखा और ना शौहर की, और आज गलियों में भटकती फिर रही हूँ। मुझ जैसी लड़कियों का यही अंजाम होता है।